एक्जिमा के लिए वेगन प्लांट बेस्ड डाइट्स, क्या ये सच में असरदार हैं? और अपने नतीजों को अधिकतम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इस वीडियो में हम एक्जिमा के लिए वेगन और प्लांट बेस्ड डाइट्स के बारे में आपको हर जरूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि ये अन्य डाइट विकल्पों की तुलना में कैसी हैं। हम कुछ आम गलतियों, किन चीजों को प्राथमिकता दें, क्या न खाएं और समय के साथ अपनी प्रगति को कैसे ट्रैक करें, ये भी कवर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। नमस्ते, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ, एक सर्जन जो आंत माइक्रोबायोम में असंतुलन के कारण होने वाली सूजन को कम करने के लिए समर्पित हूँ। मैं खुद भी अपनी 20वीं के शुरुआती वर्षों में पाचन संबंधी समस्याओं और ऑटोइम्यून सूजन से जूझ चुका हूँ और मैंने एक ऐसी पद्धति विकसित की है जो न सिर्फ मुझ पर बल्कि मेरे मरीजों पर भी कारगर रही है। मेरी इस पद्धति को माइंडसेट इम्यूनिटी अप्रोच कहा जाता है और वर्षों में इससे हजारों लोगों को सफलता मिली है। अगर आप या आपके जानने वाले किसी को एक्जिमा है और वे सूजन से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट gclinic.com पर जाएं और मुझसे एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें। मैं आपको एक्जिमा से उबरने के लिए व्यावहारिक कदमों बताऊंगा, समझाऊंगा कि सिर्फ 6 हफ्तों में स्थायी परिणाम कैसे पाए जा सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर एक्जिमा को प्राकृतिक रूप से दूर करने के लिए ढेरों मुफ्त संसाधन उपलब्ध हैं जो आपको शुरुआत करने में मदद करेंगे। तो नीचे दिए गए विवरण में लिंक देखें और शुरुआत करें। और हाँ, मैं भूल न जाऊं, कृपया इस तरह की और सामग्री पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ 2023 की एक स्टडी है जिसमें पाया गया कि पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों का बार बार सेवन करने से एटोपिक डर्मेटाइटिस के बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। और यहाँ 2023 की एक और स्टडी है जो एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध वेगन डाइट के एक्जिमा के लिए संभावित फायदों की पड़ताल करती है और बताती है कि पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ और सप्लीमेंट्स सूजन से बचाव कर सकते हैं और त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अधिकांश त्वचा विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि एक्जिमा के लिए डाइट का कोई असर नहीं होता। तो हम कैसे जानें कि वास्तव में क्या काम करता है? जैसा कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो एक्जिमा के लिए आदर्श डाइट में बताया था, मैं हर व्यक्ति की अनूठी जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज्ड फाइटोन्यूट्रिएंट आधारित डाइट प्लान का समर्थन करता हूं। मैं यह तय करने के लिए 4 मानदंडों का उपयोग करता हूं कि कोई डाइट एक्जिमा के लिए काम करेगी या नहीं। और इसका मतलब यह नहीं है कि डाइट्स को वेगन या पूरी तरह से पौधों पर आधारित होना ही चाहिए। संक्षेप में ये 4 मानदंड हैं: फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट आवश्यकताएं, माइक्रोबायोम विशिष्टता और फूड सेंसिटिविटी। इन पर और गहराई से चर्चा के लिए आप एक्जिमा के लिए आदर्श डाइट वीडियो देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको इनका एक संक्षिप्त परिचय देता हूं। सबसे पहले आइए पौधों पर आधारित डाइट्स को देखें और जानें कि ये अन्य विकल्पों जैसे कि फाइटो डाइट, जिसे मैं एक्जिमा के लिए सुझाता हूं, के मुकाबले कैसी हैं। मेरी कुछ अन्य वीडियो से आपको जटिल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की अवधारणा याद हो सकती है। कुछ जटिल प्रोटीन इम्यून प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं, जिससे एक्जिमा के लक्षण और भी खराब हो जाते हैं। हम अपनी डाइट में प्रोटीन खाते हैं। यह कई स्रोतों से आ सकता है, चाहे वह पौधों से हो या जानवरों से। प्रोटीन मूल रूप से कई अमीनो एसिड्स के एक साथ जुड़े होने से बनता है। जब प्रोटीन हमारे पाचन तंत्र में जाता है, तो हमारी आंतों में मौजूद एंजाइम्स इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है, और फिर ये शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। इन आंतों के एंजाइम्स को प्रोटीएज कहा जाता है। और इसका महत्व यह है कि कभी कभी प्रोटीएज अपना काम पूरी तरह नहीं कर पाते और हमारे आंतों और रक्त प्रवाह में बड़े प्रोटीन कण लंबे समय तक बने रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में कुछ प्रकार के प्रोटीन को तोड़ना मुश्किल होता है। साथ ही प्रोटीएज की मात्रा भी प्रोटीन को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, आंत एक बहुत बड़ा इम्यून अंग है। तो ये अधपचे प्रोटीन विदेशी खतरे के रूप में पहचाने जाते हैं और एक इम्यून प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। मूल रूप से शरीर सोचता है कि ये बड़े अधपचे प्रोटीन उस पर हमला कर रहे हैं, इसलिए यह कई तरह के इम्यून रसायन छोड़ता है जो सूजन पैदा करते हैं, और यही समस्या बन सकती है। इसके बाद आपके पास एराकिडोनिक एसिड मार्ग भी होता है, जो सीधे तौर पर पशु आधारित कोलेस्ट्रॉल के सेवन से जुड़ा है। सभी पशु कोशिकाओं की झिल्ली में वसा और कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे शरीर में एराकिडोनिक एसिड और साइटोकाइंस में बदल जाते हैं और सूजन उत्पन्न करते हैं। क्या सभी पशुजनित उत्पादों में एराकिडोनिक एसिड होता है? नहीं, केवल मांस और वसा युक्त डेयरी उत्पादों में। इसके बाद आपके पास एराकिडोनिक एसिड मार्ग भी होता है, जो सीधे तौर पर पशु आधारित कोलेस्ट्रॉल के सेवन से जुड़ा है।
आपको संतृप्त वसा के कारण भी सूजन की समस्या हो सकती है। यहाँ एक लेख है जो यह बताता है कि संतृप्त वसा TNF और इंटरल्यूकिन 6 जैसे सूजनकारी साइटोकाइंस के उत्पादन में क्या भूमिका निभाते हैं। अब बात का सार यह है, कई पशु आधारित खाद्य पदार्थों में या तो जटिल प्रोटीन होते हैं या ऐसा कोलेस्ट्रॉल होता है जो एराकिडोनिक एसिड के उत्पादन की ओर ले जाता है, या फिर संतृप्त वसा होती है जो TNF और इंटरल्यूकिन 1 और -6 को सक्रिय करती है। ये सभी कारक मिलकर ऑटोइम्यून सूजन को और बढ़ा देते हैं। इसके अलावा कुछ प्रकार के मांस और डेयरी आंत के माइक्रोबायोम पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसी वजह से शाकाहारी आहार कभी-कभी एक्जिमा के लिए प्रभावी हो सकते हैं। ये सभी सूजनकारी खाद्य पदार्थों को पूरी तरह हटा देते हैं। हालांकि शाकाहारी और पौधों पर आधारित आहार की अपनी कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आगे बात करूंगा। एक्जिमा के लिए शाकाहारी आहार पूरी तरह से पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों पर केंद्रित होता है, जो आमतौर पर फाइबर और कार्बोहाइड्रेट में अधिक और वसा व प्रोटीन में कम होते हैं। लैक्टो या ओवो वेजिटेरियन जैसे कुछ विकल्प मौजूद हैं, लेकिन यहाँ हम पौधों पर आधारित आहार को समग्र रूप में देखेंगे। इस आहार में शाकाहारी मीट और चीज जैसे विकल्पों के साथ साथ मक्खन के विकल्प भी शामिल किए जाते हैं। इनमें से कई विकल्प काजू, सोया या नारियल तेल पर आधारित होते हैं और पारंपरिक पशु आधारित उत्पादों की नकल करते हैं। उदाहरण के लिए बियॉन्ड मीट, इम्पॉसिबल मीट, डाया चीज और सोया, ओट या नारियल दूध जैसे पौधों पर आधारित दूध के विकल्प शामिल हैं। इस आहार का उद्देश्य मांस और डेयरी उत्पादों में आमतौर पर पाए जाने वाले सूजनकारी ट्रिगर्स से बचना है। लेकिन बात यह है, क्या आपको वे 4 मानदंड याद हैं जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था? आइए देखें कि यह आहार लंबे समय में कैसा प्रदर्शन करता है। आइए पहले मानदंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स में गहराई से उतरते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स वे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो पौधों पर आधारित सुपरफूड से प्राप्त होते हैं। ये शक्तिशाली यौगिक एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी गुणों से भरपूर होते हैं, जो एक्जिमा से पीड़ित लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे शरीर में त्वचा और आंत सहित सूजन को कम करते हैं। यहाँ 2021 का एक अध्ययन है जिसमें आंत माइक्रोबायोम, प्रोबायोटिक्स और एक्जिमा के इलाज में उनके संबंध हिस्टामिन उत्पादन से, और यहाँ 2023 का एक अध्ययन है जिसमें पॉलीफेनोल्स के न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में उपयोग और एक्जिमा जैसी त्वचा संबंधी बीमारियों के इलाज में उनकी भूमिका का। फाइटोन्यूट्रिएंट्स को मुख्य रूप से पॉलीफेनोल्स, टर्पीन, थायोसाइनेट्स, फाइबर, रेजिस्टेंट स्टार्च, ओमेगा फैट्स और एल्कलॉइड्स जैसे प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व सूजन को शांत करने और समग्र स्वास्थ्य को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक्जिमा के लिए शाकाहारी या पौधाधारित आहार अपनाने पर फाइटोन्यूट्रिएंट्स की भरपूर मात्रा लेना संभव है, लेकिन यह केवल सोच समझकर भोजन चुनने पर ही संभव है। अगर आपके शाकाहारी आहार में बहुत अधिक प्रोसेस्ड आटा, चीनी या नकली मांस और चीज शामिल हैं, तो ये प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ फाइटोन्यूट्रिएंट्स से रहित हो सकते हैं और इनमें ऐसे एडिटिव्स हो सकते हैं जो सूजन बढ़ाते हैं। यह एक कदम पीछे जाने जैसा होगा। लेकिन अगर आपके शाकाहारी आहार में रेजिस्टेंट स्टार्च, फाइबर, ओमेगा ऑयल्स और तरह तरह की जड़ी बूटियां और साबुत सब्जियां शामिल हैं, तो आपको एक्जिमा से ठीक होने के लिए जरूरी फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलने की संभावना कहीं ज्यादा होगी। अब चलिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकताओं के बारे में बात करते हैं। एक्जिमा के लिए शाकाहारी और पौधाधारित आहार अक्सर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरतों को सही तरीके से पूरा करने में संघर्ष करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन शामिल हैं। मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध कैलकुलेटर का उपयोग करके और अपनी लंबाई, वजन और गतिविधि स्तर दर्ज करके आप अपनी विशिष्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट आवश्यकताओं का अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप शाकाहारी आहार अपना रहे हैं, तो इसमें वसा और प्रोटीन बढ़ाना और कार्बोहाइड्रेट कम करना शामिल होगा। आमतौर पर ऐसा आहार जिसमें आधी कैलोरी वसा से आती है, वह अच्छा माना जाता है। हालांकि मुझे मांस और कुछ पौधाधारित खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले संतृप्त वसा खास पसंद नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा है, संतृप्त वसा सूजन संबंधी प्रक्रियाओं से जुड़ी होती हैं। मुझे पशु आधारित कोलेस्ट्रॉल और मांस भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये शरीर में एराकिडोनिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं। मैं अपने चैनल के अन्य वीडियो में एक्जिमा की सूजन के इन दोनों रास्तों का वर्णन करता हूं, तो अगर आपको ताज़ा जानकारी चाहिए तो बेझिझक उन वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए जब मैं अपने क्लाइंट्स के लिए डाइट तैयार करता हूं, तो वे आमतौर पर स्पष्ट कारणों से कार्ब्स में कम होती हैं। ज्यादातर वसा ओमेगा पौध स्रोतों से आती है और उन समस्याओं से बचा जाता है। मैं यह भी सुनिश्चित करता हूं कि डाइट में कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन हो, जो केवल पौधाधारित खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहने पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। संभवतः आपको पौधाधारित प्रोटीन स्रोतों से बने प्रोटीन शेक को शामिल करना पड़ेगा। इसके अलावा एक्जिमा के लिए वेगन डाइट्स अक्सर कार्ब्स, वसा और प्रोटीन के संतुलन के महत्व को नजरअंदाज कर देती हैं। वे फाइबर ट्रैकिंग को नजरअंदाज कर देते हैं, जो आंत माइक्रोबायोम को बेहतर बनाने में समस्याएं पैदा कर सकता है। अब चलिए माइक्रोबायोम की विशिष्टता पर नजर डालते हैं। आइए इस समीकरण पर वापस लौटते हैं। खराब बैक्टीरिया और फंगस कार्ब्स पर पलते हैं,
जिससे सूजन होती है। वेगन डाइट्स आमतौर पर कार्ब्स में ज्यादा होती हैं और इनमें से कुछ कार्ब्स फायदेमंद नहीं होते। तो क्या वेगन डाइट से हेल्दी बैक्टीरिया बनते हैं? इसका जवाब साफ तौर पर नहीं है और मुझे पता है कि यह थोड़ा विवादास्पद लग सकता है, क्योंकि यूट्यूब पर कई लोग दावा करते हैं कि वेगन डाइट से आंत माइक्रोबायोम की विविधता बढ़ती है। यहाँ तक कि रेडिट पर भी ऐसी चर्चाएं हैं जो इसे समर्थन देती दिखती हैं। लेकिन मैं आपको एक व्यावहारिक नजरिया देना चाहता हूँ। अपने करियर में मैंने सैकड़ों, अगर हजारों नहीं तो मल परीक्षणों की समीक्षा की है और ज्यादातर समय एक्जिमा के लिए वेगन डाइट अपनाने वाले लोग अपनी डाइट के जरिए अपनी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया का सही चयन नहीं कर पाते। एक्जिमा की प्रकृति में सूजन शामिल होती है जो खराब आंत माइक्रोबायोम के कारण होती है। इसलिए हमारे प्रोग्राम की शुरुआत में हम जापान से पेटेंटेड प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि माइक्रोबायोम को फिर से संतुलित किया जा सके और हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म किया जा सके। और आप इस अच्छे बैक्टीरिया की वृद्धि को कैसे बढ़ावा देते हैं? यह कार्ब्स से बचकर नहीं होता, यह सही अनुपात और मात्रा में फाइटोन्यूट्रिएंट्स चुनने से होता है। और यहीं पर माइंडेड इम्यूनिटी मेथड वास्तव में अपनी खासियत दिखाता है। हम एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं जो विशेष प्रकार के लाभकारी बैक्टीरिया की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, जो एक सुरक्षात्मक बायोफिल्म बनाते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया व फंगस को खत्म करते हैं। समय के साथ इन लाभकारी बैक्टीरिया की वजह से शरीर TNF और इंटरल्यूकिन 6 जैसे प्रोइन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का उत्पादन कम कर देता है। एक्जिमा के लिए वेगन डाइट की मुख्य समस्या यह है कि यह समस्या की जड़ को नहीं सुलझाती। आप बिना किसी चयन के बुरे बैक्टीरिया को भी खिला देते हैं क्योंकि इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च या फाइबर पर कोई जोर नहीं होता। इसके अलावा वेगन और प्लांट बेस्ड डाइट्स में कई तरह की पौधों से मिलने वाली शक्करें, कार्ब्स और रसायन होते हैं जो एक्जिमा को भड़काने का कारण बन सकते हैं। मैंने यह पैटर्न देखा है कि लोग थोड़े समय के लिए थोड़ी बहुत सुधार महसूस करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वेगन डाइट्स एक्जिमा के लिए असफल हो जाती हैं क्योंकि यह डाइट आंत के माइक्रोबायोम की गड़बड़ी को दूर नहीं करती। हालांकि अगर कुछ खास सिद्धांतों का पालन किया जाए तो प्लांट बेस्ड डाइट एक्जिमा के लिए कारगर हो सकती है। यहीं पर फाइटो डाइट काम आती है। यह एक्जिमा से जुड़ी जड़ माइक्रोबायोम समस्याओं को लक्षित करती है और यह तरीका लंबे समय तक डाइट में लचीलापन देता है, जिसमें चीट मील्स भी शामिल हैं, वो भी बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के। मैं आमतौर पर अपने क्लाइंट्स को प्रोग्राम के दूसरे या तीसरे महीने में चीट मील्स शामिल करना सिखाता हूं, क्योंकि तब तक वे अपनी आंत की ज्यादातर समस्याओं को टिकाऊ तरीके से हल कर चुके होते हैं। और मैं अस्थायी समाधानों का समर्थक नहीं हूं। और जहां वेगन डाइट फ्लेयर अप्स के दौरान मदद कर सकती है, वहीं यह हमारे क्लाइंट्स के लिए बनाई गई कस्टमाइज्ड फाइटो डाइट्स की तुलना में कोई टिकाऊ दीर्घकालिक रणनीति नहीं है। सालों से मैंने डिस्कवरी कॉल्स के दौरान कई लोगों से बात की है जिन्होंने एक्जिमा के लिए प्लांट बेस्ड डाइट आजमाई है और संघर्ष किया है। इनमें से ज्यादातर लोग अस्थायी राहत की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वे कार्ब्स दोबारा शुरू करते हैं, उनके लक्षण वापस आ जाते हैं। यह कहानी मैं अक्सर सुनता हूँ। जहां एक्जिमा के लिए वेगन डाइट अल्पकालिक लाभ दे सकती है, वहीं असली समाधान दीर्घकालिक राहत के लिए गट माइक्रोबायोम को संबोधित करने में है। अब आइए अंतिम मानदंड फूड सेंसिटिविटी पर बात करते हैं। एक्जिमा से निपटते समय फूड सेंसिटिविटी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अपनी बातों में मैं फूड सेंसिटिविटी टेस्ट के 4 मुख्य प्रकारों को कवर करता हूं: स्किन प्रिक टेस्ट, इगी ब्लड टेस्ट, इग्जी4 ब्लड टेस्ट और नया मीडिएटर रिलीज ब्लड टेस्ट। इन टेस्ट्स के बारे में और गहराई से जानने के लिए मेरा वीडियो देखें जिसमें मैंने एक्जिमा के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्टिंग पर चर्चा की है। जहां तक वेगन डाइट की बात है, कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो पौधों पर आधारित होते हुए भी सेंसिटिविटी पैदा कर सकते हैं। आम दोषियों में प्रोसेस्ड फूड्स जैसे शक्कर, शुगर, अल्कोहल, रंग, केमिकल्स और साबुत खाद्य प्रोटीन जैसे बीन्स, दालें और मटर शामिल हैं। मैंने इन सभी को सालों से सेंसिटिविटी टेस्ट्स ने आते देखा है। इसका मतलब है कि एक या अधिक वेगन पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों से सेंसिटिविटी होने की संभावना काफी अधिक है। और यही वजह है कि एक्जिमा के लिए वेगन और प्लांट बेस्ड डाइट अपनाना जोखिम भरा हो सकता है। यह आपके खाने के विकल्पों को सीमित कर देता है और सेंसिटिविटी विकसित होने की संभावना को बढ़ा देता है। ठीक है, यही था मेरा आज का टॉक। नीचे कमेंट्स में मुझे अपने वेगन डाइट के अनुभव के बारे में बताएं। क्या आपके लिए काम आया और क्या नहीं। मैं आपकी यात्रा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ माइंडकट इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके शानदार सफलता पाई है और मैं व्यक्तिगत फाइटो डाइट्स और केंद्रित गट माइक्रोबायोम रिकैलिब्रेशन की जोरदार सिफारिश करता हूं ताकि स्थायी परिणाम मिल सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो ऐसे और कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा की तरह यह थे डॉक्टर चानू दसारी माइंडकट इम्यूनिटी क्लिनिक से, और अगली बार फिर मिलेंगे।